नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दिल्ली दौरा है। इस वक्त की बड़ी खबर, दोपहर 3:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचेंगे और शाम को 4 बजे के करीब गृह मंत्री अमित शाह यहां पर बैठक लेते हुए नजर आएंगे। कल सुबह 11:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। यूपी सीएम बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है उनका। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा है और आज दोपहर लगभग 3:30 बजे के आसपास वो दिल्ली पहुंच जाएंगे और कहा जा रहा है कि शाम को 4 बजे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और उसके बाद में कल सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। और इसी दरमियान खबर निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात का कार्यक्रम चल रहा है। तो कह सकते हैं कि 3 बड़े नेताओं से मुलाकात वो करने वाले हैं। 3:30 बजे वो दिल्ली पहुंचेंगे और उसके बाद में सिलसिलेवार वो आने वाले वक्त में तीनों बड़े नेताओं से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। कह सकते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर यहां पर नहीं छोड़ना चाहती। अभी से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी यहां पर चलती हुई नजर आ रही है और उसी को लेकर कह सकते हैं कि किस तरीके से लगातार आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, क्या कुछ रोड मैप यहां पर तैयार किया जाएगा, उसी की रूपरेखा के लिए कह सकते हैं कि यहां पर मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर हैं, जहां पर वो तमाम बड़े नेताओं के साथ में मुलाकात करेंगे। सबसे पहले वो जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे, माफ कीजिएगा, सबसे पहले वो अमित शाह से मुलाकात करेंगे, उसके बाद में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और उसके बाद में जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे रेजिडेंट एडिटर डॉक्टर चंद्र सेन हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्र सेन, जिस तरीके से कह सकते हैं कि वाकई ही आज उनका दिल्ली दौरा है, लगभग 3:30 बजे के आसपास वो पहुंचेंगे। उसके बाद में तमाम बड़े नेताओं के साथ में सिलसिलेवार तरीके से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। इस मुलाकात के क्या कुछ खास मायने? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अजीब सा भूचाल आया है और जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, केंद्र की सरकार ऐसा नहीं कर पा रही थी। इसलिए लगातार 4 महीने से जद्दोजहद चल रही थी और तमाम तरह के नेता भी आकर के यहाँ पर लोगों ने मुलाकात भी करी है। उसमें संगठन से भी मुलाकात हुई, सरकार के लोगों से, मंत्रियों से भी 1-to-1 हुई है और काफी दबाव माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पे दबाव है। लेकिन ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने अपने कदम जमा रखे हैं और जिस तरीके से काम किया है, उनके चाहने वालों में संघ के बड़े नेताओं की भी उपस्थिति है कि संघ के लोग भी मुख्यमंत्री को बहुत चाहते हैं। और सिर्फ एक धड़ा है जो मुख्यमंत्री से नाराज था कोविड मैनेजमेंट के कारण और तमाम तरह की चीजों के कारण। लेकिन मुख्यमंत्री आज दिल्ली रवाना हुए हैं और वहां पर वो उनकी मुलाकात आज 4 बजे के आसपास गृह मंत्री अमित शाह से होगी और कल की मुलाकात 11 बजे प्रधानमंत्री से भी लगभग तय है और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुख्यमंत्री योगी आज मुलाकात करेंगे। जी, तो कह सकते हैं कि वाकई आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी इस दौरान कुछ रणनीति बनाई जा सकती है। देखिए प्रीति, भाजपा ने उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 की तैयारियों का दरवाजा खोल दिया है। पार्टी का एक धड़ा है, उसके हाथ निराशा लगती नजर आ रही कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। लेकिन मुख्यमंत्री योगी ने अपना दमखम दिखाया है और माना जा रहा है कि इसके चलते राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में फिलहाल अभी कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री के काज के तरीके पे कई लोगों ने क्वेश्चन उठाए। इसमें भाजपा के विधायक भी थे, सरकार के मंत्री भी थे और उनकी स्थिति अब ये आ गई कि वो बैकफुट पे आ गए हैं। जो मुख्यमंत्री से नाराज दिख रहे थे या उनको लग रहा था कि उनके इस तरह के प्रयास से मुख्यमंत्री में कुछ परिवर्तन आएगा पद में, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग योगी के तमाम शुभचिंतक आरएसएस में हैं, उन्हें भी लग रहा था कि पिछले 4 सप्ताह में जो भी हुआ है उसका तरीका थोड़ा अलग होना चाहिए था। और ये संघ ने कहा कि जो भी उत्तर प्रदेश में बदलाव करने चाहिए थे उसमें मुख्यमंत्री की सहमति बहुत जरूरी थी, मुख्यमंत्री को विश्वास में लेना चाहिए था। ये एक गलत संदेश जनता के बीच में गया है। बिल्कुल, इस पूरी खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, इस वक्त की एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थलों को खोले जाने की तैयारियां यहां पर शुरू कर दी गई है। 16 जून से इन्हें खोला जा सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यूपी से आपको बता रहे हैं। कोरोना की घटती रफ्तार के बाद सरकार ये बड़ा और अहम फैसला आने वाले दिनों में ले सकती है। ताजमहल जैसे बड़े पर्यटक स्थल खोलने की तैयारी आगामी दिनों में यूपी सरकार कर सकती है। एक बार में 100 लोगों की यहां पर एंट्री मिलती हुई दिखाई देगी। उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थलों को खोले जाने की तैयारियां यहां पर कह सकते हैं कि राज्य सरकार करती हुई नजर आ रही है। 16 जून से यहां पर तमाम पर्यटक स्थल जो हैं उन्हें खोलने के लिए सरकार फैसला ले सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी आगरा से विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, जानना चाहेंगे जिस तरीके से लगातार ये खबरें निकलकर सामने आ रही है कि आगामी कुछ दिनों में
जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे कम होती हुई नजर आ रही है, तो तमाम पर्यटक स्थल ऐसे हैं जिन्हें खोले जाने की तैयारियां यहां पर सरकार करती हुई नजर आ रही है। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट इस मामले में। देखिए प्रीति, जिस तरह से हालात अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो कोरोना का संक्रमण था वो हालात अब काबू आते हुए नजर आ रहे हैं, और इसे लेकर जो कर्फ्यू लगाया गया था, कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था, वो अब पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में खत्म कर दिया गया है। नाइट कर्फ्यू अब केवल है। इसके बाद में अब बड़ा फैसला जल्द योगी सरकार ले सकती है, और जो सूचना हमें मिल रही है, जो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है, 16 जून से आगरा के साथ पूरे उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक सभी इमारतें खोले जाने की बात कही जा रही है, जिसमें ताजमहल भी शामिल है। आपको बता दें, आगरा में बड़ी संख्या में ताजमहल को देखने देसी विदेशी पर्यटक पहुंचे हैं, लेकिन जिस तरह से कोरोना बढ़ा हुआ था उसके बाद में ताजमहल के साथ आगरा के तमाम ऐतिहासिक इमारतों को बंद किया गया था। उससे बड़ा असर न केवल पर्यटन उद्योग को पड़ रहा था, बल्कि इससे जुड़ी हुई तमाम इंडस्ट्री को भी इसका सीधे सीधे असर पड़ रहा था। यहाँ के होटल, यहाँ के एम्पोरियम, बड़ी संख्या में आपको बता दूं, ताजमहल में, आगरा में 5 स्टार होटल है, कई बजट होटल है, इसके साथ ही बड़ी संख्या एम्पोरियम भी है। यहाँ पर लाखों लोगों को रोजगार दिया जाता है, लेकिन जिस तरह के हालात कोरोना को लेकर बने हुए थे, ये रोजगार पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। अब एक बार फिर पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए लोगों को, ताजमहल से जुड़े हुए तमाम लोगों को एक बार फिर उम्मीद नजर आ रही है। 16 तारीख से जिस तरह से ताजमहल के साथ ऐतिहासिक इमारतें खोले जाएंगी, उसके बाद एक बार फिर ये कारोबार पटरी पर लौटता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल विकास, आपने सही कहा कि सरकार अगर ये फैसला लेती है 16 जून से पर्यटक स्थलों को खोलने का, तो उसके बाद में तमाम व्यवसायी वर्ग जो है वो यहाँ पर खुश होते हुए नजर आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं जिस तरीके से कोरोना को लेकर जो ढील दी गई है, और अगर पर्यटक स्थल यहाँ पर खोल दिए गए तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए और भी सिरदर्दी बनती हुई नजर आएगी, क्योंकि प्रशासन को आमजन को समझाने के लिए और भी खासा वक्त यहाँ पर देना पड़ेगा। जी देखिए, जो अभी जानकारी मिल रही है, ताजमहल में जब ताजमहल 16 जून से खोला जाना है, उसमें केवल 16 लोगों को एक साथ एंट्री दी जाएगी। इसे लेकर अब जो आगरा का जिला प्रशासन है उसे गाइडलाइंस बनानी है, किस तरह से जो आमद यहाँ पर पर्यटकों की होगी, बड़ी संख्या जो पर्यटक आएंगे उन्हें किस तरह से यहाँ पर एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरह से पहले ऑनलाइन टिकट दी गई थी, और ऑनलाइन ही लोग अपने यहाँ पर ताजमहल देखने के लिए ऑनलाइन बुकिंग करते थे, उसके बाद में ताजमहल में प्रवेश दिया जा रहा था। ऐसा इस बार भी माना जा रहा है कि ऑनलाइन बुकिंग सुविधा आगरा प्रशासन यहाँ पर दे सकता है। उसके बाद में 100 लोगों को केवल, और जो कोरोना की गाइडलाइंस है उसे लेकर ही यहाँ पर ताजमहल में लोगों को एंट्री दी जा सकती है। जी चलिए विकास, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़े हुए थे। जिस तरीके से उन्होंने बताया, उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में अगर इसी तरीके से मामले घटते रहे तो 16 जून से यहाँ पर पर्यटक स्थलों को खोल दिया जाएगा। यूपी में कोरोना टेस्टिंग में यहां पर रिकॉर्ड बनाया है। यूपी एक दिन में सबसे ज्यादा 3.07 लाख रिकॉर्ड टेस्ट करने वाला पहला राज्य बन गया है। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया है कि टेस्ट बढ़े हैं, पर केस का ग्राफ जो है वो धीरे धीरे घटता हुआ नजर आ रहा है। यूपी में टोटल एक्टिव केसेस संख्या की अगर हम बात करें तो 1 लाख से नीचे आ गए हैं। आपको यह भी बता दें कि यूपी में कोरोना वायरस के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। इसमें बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। राज्य में शुक्रवार को 7,735 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। इससे पहले कल संक्रमण की अगर हम बात करें तो 6,725 नए मामले यहां पर रिपोर्ट किए गए थे। तो आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार तमाम राज्य ऐसे हैं जहां पर मामले धीरे धीरे घटते हुए नजर आ रहे हैं, तो कह सकते हैं अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में भी 1 लाख से कम मामले फिलहाल दर्ज किए जा रहे हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें, जिस तरीके से यूपी में लगातार यहां पर सरकार की ओर से टेस्टिंग प्रोसेस जो काफी बढ़ाई गई है, उसको लेकर कह सकते हैं कि कोरोना टेस्टिंग पर रिकॉर्ड यहां पर यूपी सरकार की ओर से बनाया गया है। और रिकॉर्ड ये बनाया गया है कि एक ही दिन में 3 लाख से ज्यादा टेस्ट यहां पर यूपी सरकार की ओर से किए गए हैं। तो आपको बता दें, नया रिकॉर्ड यहां पर यूपी सरकार की ओर से बनाया गया है। लगातार हर कोई यही कह रहा है कि जितने ज्यादा टेस्ट होंगे उतना ज्यादा पता चल पाएगा कि कितने लोग संक्रमित हैं और कितनी जल्दी उन्हें यहां पर इलाज देके रिकवर करके उनके घर पहुंचाया जा सकता है। तो उसी को लेकर बड़ी खबर ये कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग से जो लहर थी उसे थमने का जिक्र यहां पर योगी सरकार की ओर से किया गया है, और एक ही दिन में 3 लाख यहां पर टेस्ट किए गए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, जिस तरीके से कह सकते हैं कि वाकई ही लगातार ये कहा जा रहा था कि कोरोना की रोकथाम अगर करनी है तो सबसे जरूरी है कि टेस्ट यहां पर बढ़ाया जाए, क्योंकि टेस्ट करने के बाद ही पता चल पाएगा कि कितने लोग संक्रमित हैं। और कह सकते हैं कि उसी बात का ध्यान यहां पर यूपी सरकार की ओर से और रखा गया है, जिसकी वजह से कह सकते हैं यूपी सरकार को नया कारनामा यहां पर एक देखने को मिला है। यूपी सरकार ने नया रिकॉर्ड यहां पर बनाया है, एक ही दिन में 3 लाख टेस्ट यहां पर किए गए। विवेक जी हाँ, देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की तरफ से जो एक मानक तय किया गया था जी, उसके अनुसार उत्तर प्रदेश को एक दिन में 32,000 टेस्ट का लक्ष्य दिया गया था। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक दिन में 3 लाख से ज्यादा, कभी कभी 3.5 लाख, कभी कभी उससे भी ज्यादा टेस्ट किए गए। यानी जो मानक WHO ने उत्तर प्रदेश के लिए निर्धारित किए थे टेस्टिंग के, उससे कहीं 10 गुना ज्यादा उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग की गई। और यही नहीं, जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की गई है, यानी कि एक व्यक्ति जिसको जो पॉजिटिव आया है उसके कॉन्टैक्ट में कितने लोग आए हैं उसको अगर आधार माने तो उत्तर प्रदेश में एक पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आने वाले 31 व्यक्तियों के सैंपल टेस्ट किए गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है और ये भारतवर्ष में एक तरह का रिकॉर्ड है। इसके बाद दिल्ली का नंबर आता है, जिन्होंने प्रति पॉजिटिव व्यक्ति 14 लोगों को जो उनके कांटेक्ट में आए थे उनके टेस्ट किए थे। बाकी सारे प्रदेश में ये संख्या उससे नीचे है। तो उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति पॉजिटिव पाए जाने पर 31 व्यक्ति जो उसके कांटेक्ट में आए थे उन सब की टेस्टिंग की गई है। तो ये वजह रही है कि बहुत ज्यादा टेस्टिंग उत्तर प्रदेश में की गई है और उसी तरह से दवाएं दी गई हैं, उसी तरह से लोगों को रोका गया है, आइसोलेट किया गया है। और उसी की वजह से जो उत्तर प्रदेश में है अब कोरोना लगभग खत्म होने के कगार पर है। और 31 मार्च के बाद सरकार ने जो टेस्ट किए हैं प्रतिदिन 3 लाख 3.5 लाख के आसपास, उसमें से 64% टेस्ट ये ग्रामीण इलाकों में किए गए हैं। जहां ये कहा जा रहा था कि ग्रामीण इलाकों में कोरोना तेजी से फैल रहा है, तो ग्रामीण इलाकों में सरकार ने सबसे ज्यादा 64% टेस्ट किए हैं। तो ये सारी सरकार की कोशिशें थी, जिसकी वजह से आज की अगर हम बात करें तो कुल 642 केस बीते 24 घंटे में आए हैं और रिकवरी रेट अब 98% हो गया है और जो पॉजिटिविटी रेट है वो 0.2% आगे हो गया है। तो अब उत्तर प्रदेश में कोरोना, जैसा कि आप जानती हैं, जिले जो उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं वो कोरोना कर्फ्यू से मुक्त कर दिए गए हैं और अब धीरे धीरे दूसरी चीजों का भी खोलने की तैयारी हो रही है। बिल्कुल। और विवेक, कह सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर यूपी सरकार और प्रशासन की ओर से मिलकर यहाँ पर ये रिकॉर्ड बनाया गया है, तो और राज्य जो हैं उन्हें भी यहाँ से सीख लेनी चाहिए। उन्हें भी किस तरीके से यहाँ पर 3 लाख टेस्ट एक दिन में किए गए, क्या कुछ प्रोसेस रही और किस तरीके से 3 लाख लोगों को यहाँ पर मैनेज किया गया, ये तमाम चीजें सीखने की जरूरत है। बिल्कुल, यही तरीका ही है कोरोना से निपटने का कि जितने लोग, जितनी ज्यादा से ज्यादा है वो टेस्टिंग की जाए। टेस्टिंग के बाद जो उनके संपर्क में आए हैं लोग, उनको ज्यादा से ज्यादा उनकी टेस्टिंग की जाए और फिर उसके बाद ट्रीटमेंट किया जाए। तो यही फार्मूला उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया था, जिससे कामयाबी मिली है। और जो दूसरे राज्य हैं जहां पर ज्यादा स्थितियां भी बेहतर नहीं हो पा रही हैं, उनको भी इसी तरह से करना चाहिए। कुछ राज्यों ने उत्तर प्रदेश का अनुसरण किया है इस पूरे मामले में, जिस तरह से एग्रेसिव टेस्टिंग और ट्रीटमेंट की यहाँ पर योजना बनाकर अभियान चलाया गया है। खासतौर से ग्रामीण इलाकों में घर घर टीमें गई हैं। सरकार ने लोगों को सेंटर पर आने की का इंतजार नहीं किया, बल्कि घर घर टीमें पहुंचकर वहां पर तुरंत सैंपल करके और लक्षण मिले तो दवाई दी जा रही थी। तो ये सारी चीजें करने के बाद उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, जाहिर है कि बहुत बड़ा संसाधन सरकार का लगा इस पूरे अभियान में, लेकिन उसके नतीजे बहुत बेहतर आ रहे हैं। चलिए विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी राज्य महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी ने विवादित बयान दिया है। मीना कुमारी ने लड़कियों को लेकर ऐसी टिप्पणी करी है जिस पर हंगामा खड़ा हो गया। मीना कुमारी ने कहा है कि लड़कियां घंटों मोबाइल पर बात करती है, बेटियों को मोबाइल नहीं देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि लड़कियां अगर बिगड़ गई तो उसके लिए उसकी मां पूरी तरीके से जिम्मेदार है। गौरतलब है कि मीना कुमारी बुधवार को अलीगढ़ पहुंची थी और इसी दौरान उन्होंने पत्रकारों के साथ बातचीत की। तो खूब हो रही है। अब समाज में है ये कि इस तरह के केस नहीं रुक रहे। ये हम लोगों को के साथ साथ समाज को भी इसमें पैरवी करनी पड़ेगी। अपनी बेटियों को भी देखना पड़ेगा कहाँ जा रही हैं, क्या है और किस लड़के के साथ बैठ रही हैं। मोबाइल को भी देखना होगा। सबसे पहले मैं सबको यही बोलती हूँ, लड़कियाँ मोबाइल से कम बातें करती रहती हैं और यहाँ तक मैटर पहुँच जाता है कि उसको लेके भाग जाती हैं शादी के लिए। अभी एक मैटर है, कल मेरे पास आया है, वाल्मीकि की लड़की है और जाटव का लड़का है।
और बालमपुर है, बालमपुर प्रेमपुर, उसमें कुछ नहीं है, मेरी ससुराल है वो। और कल लोग मेरे पास आए और उन पर ज़्यादा सख्ती हुई तो उन्होंने फोटो डाल दिए, उन्होंने शादी कर ली। आप दोनों के लिए बोलो ना, लड़कियों के लिए क्यों? तो खूब हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी नीरज, जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कह सकते हैं कि एक और आपको इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, इतने बड़े पद पर आपको बैठाया गया है और उस दौरान आप मीडिया से मुखातिब होते हैं तो इस तरह की बयानबाजियां करते हैं। जी बिल्कुल, देखिए यूपी राज्य महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी ने जो बयान दिया है, ये बयान ये बताता है कि आज भी ये 21वीं सदी में नहीं अपने आप को ढाल पा रही हैं। इस सदी में लड़के और लड़कियों में कोई फर्क नहीं माना जाता और सभी को बराबर का हक है। हर लड़की अपने तरीके से काम करती है, लेकिन इनका ये बयान ये बताता है कि इनकी ये सोच जो है वो काफी छोटी है और अभी ये उस तरह की सोच नहीं बना पा रही हैं कि ये 21वीं सदी में है, ये आज भी 18वीं सदी जैसी बातें कर रही हैं। और उन्होंने जिस तरह से ये शब्द बोले हैं कि लड़कियां घंटों पर मोबाइल पर बात करती हैं, लड़कों के साथ उठती बैठती हैं, उनके मोबाइल नहीं चेक किए जाते और इसकी जिम्मेदार लड़कियों की मां को इन्होंने काफी हद तक ठहराया है। तो ये एक शर्मनाक बयान है और इस बयान की जितनी भी निंदा की जाए वो कम नहीं है। फिलहाल इनके इस बयान पर बवाल मचा हुआ है और अभी इनका कोई और बयान इस तरह का नहीं आया, लेकिन निश्चित तौर पर ये उत्तर प्रदेश के लिए और जहां योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री लगातार लड़कियों को बढ़ावा दे रहे हैं, प्रधानमंत्री का कहना है कि बच्चों को पढ़ाया जाए, लड़कियां आगे बढ़ें, तो इस तरह की तमाम चीजों को ये पलीता लगा रही हैं और अपनी सोच बता रही हैं कि सोच इनकी बहुत छोटी है। हालांकि उम्र इनकी भले बड़ी है लेकिन सोच में इनका काफी छोटा है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं नीरज की उनकी ओर से जो ये बयान दिया गया है, इसके बाद में सरकार को कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि सरकार अगर एक्शन लेगी तो तमाम और लोग भी जो ऐसे पदों पर बैठे हुए हैं और उनकी सोच जो है वो इतनी छोटी है, तो कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में वो डरेंगे और अपनी सोच कहीं ना कहीं डेवलप करते हुए नजर आएंगे। आप हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ बातचीत करिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य महिला आयोग की सदस्य सुनीता बंसल आज शाहजहांपुर के दौरे पर पहुंची, जहां पर उन्होंने मेडिकल कॉलेज और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने पर उन्होंने जितिन प्रसाद को बधाई दी है। इसको लेकर उनका कहना है कि बीजेपी में हर कोई शामिल होना चाहता है, ये पार्टी लोगों को सम्मान देने वाली पार्टी है। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और मेडिकल कॉलेज में निरीक्षण के दौरान महिलाओं को लगने वाली वैक्सीन कक्ष का भी निरीक्षण किया। इसी दौरान उन्होंने महिलाओं से यह अपील करी है कि वो ज्यादा से ज्यादा आकर वैक्सीन लगवाएं और खुद को सुरक्षित रखें। काल में जो हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनकी ठीक से देखभाल हो रही है कि नहीं हो रही है, उन्हें ठीक से जो भी हमारी सरकारी योजनाओं का लाभ है उन्हें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ज़मीनी स्तर पे उसकी जानकारी लेने के लिए आई हूँ यहाँ पे। और इसके अलावा जो हमारी सरकारी योजनाएं हैं इन लेडीज़ के लिए, उसका लाभ उन्हें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वैक्सीनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वैक्सीनेशन के लिए अलग से बूथ बनाए गए हैं कि नहीं गए हैं, और वैक्सीनेशन में क्या दिक्कत आ रही है। तो चूँकि पिछड़ा एरिया होता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी अश्विन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विन, जानना चाहेंगे, महिला आयोग की सदस्य आज दौरा करने के लिए पहुंची, इस दौरान उन्होंने जितिन प्रसाद की बीजेपी में शामिल होने को लेकर बधाई दी और साथ ही उन्होंने महिलाओं से अपील करी है कि जितना हो सके घर से जल्द बाहर निकले और वैक्सीन लगवाए, सुरक्षित रहे। अश्विन जी, आज महिला आयोग सदस्य की सुनीता बंसल जी आज शाहजहांपुर पहुंची हैं। उन्होंने मेडिकल कॉलेज और जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया है और उन्होंने सबसे पहले जो है जितिन प्रसाद बीजेपी के शामिल है, उन्होंने उनको बधाई दी है और उन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व की जो पार्टी है इसमें हर कोई शामिल होना चाहता है। इसी को लेकर उन्होंने उनका सम्मान भी किया है और वो जो उनके नए आने वाले लोगों जो हैं उनको सम्मान की बात कही है। तो आज जो सुनीता बंसल जी थी मेडिकल कॉलेज ही पहुंची है, उन्होंने निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण के दौरान उन्होंने महिलाओं को कहा कि आगे से ज्यादा महिलाएं जो हैं पहुंचे और वैक्सीन लगाएं, जिससे कोरोना महामारी से लड़ सकें। बिल्कुल बिल्कुल अश्विन, और कह सकते हैं कि वाकई अगर इस तरीके से जनप्रतिनिधि पहल करते हुए नजर आएंगे तो आने वाले दिनों में तमाम महिलाएं जो हैं वो जल्द से जल्द वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचकर वैक्सीन लगवाती हुई नजर आएगी। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।